Hello everyone. Today we discuss about class 10th science. आज अपन 10वीं क्लास के विज्ञान के कुछ टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो 10th में जो है उनके तो एग्ज़ाम हो गए हैं, परंतु जो 9th में स्टूडेंट थे वो गवर्नमेंट का आदेश है कि वो अभी 10 में कक्षा 10th में प्रमोट कर दिए जाए। तो जितने भी 9th के विद्यार्थी हैं वो अपने जिन भी भाई बंधुओं से हैं वो 10वीं की सिलेबस किताबें ले लें उनसे और पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पहले जब थी छुट्टियां नहीं लगती थी तो स्कूल में क्लासें लगती थी और सिलेबस स्टार्ट हो जाता था। इस टाइम में ऐसा हो नहीं रहा है। सभी इंस्टीट्यूट अपनी अपनी कोचिंगें चला रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है प्लेटफॉर्म, परंतु हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों को कुछ इतना खास नहीं मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अपन कक्षा 10वीं के विज्ञान के कुछ चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आज जो मैं थोड़ा सा दिन का देख ले कि क्लास 10th में कक्षा 10 में जो विज्ञान सब्जेक्ट है, कक्षा 10 में विज्ञान विषय, कक्षा 10th में जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसमें टोटल चैप्टर 20 है। कितने चैप्टर? 20 में ये एक अलग अलग पार्ट से डिवाइडेड है। मुख्यतः मैं इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक जो अपना होता है पार्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के जो पार्ट है वो 1 से लगाकर 4 जो पार्ट है वो जीव विज्ञान के। उसके बाद है रसायन विज्ञान में जो चैप्टर है वो 5 to 8 है। और उसके बाद में भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर है वो 9 to 11 है। और उसके बाद अपन लिख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन, और थोड़ा बहुत एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में भी दे रखा है। और उसके बाद एक सड़क सुरक्षा मिला के 12 टू लेके 20, तो 12 से लगाकर जो 20 तक पार्ट है उसमें 18, 17, 15 जो पार्ट है वो पृथ्वी की संरचना वगैरह उनके बारे में दिया हुआ है। उसके जो नेक्स्ट आगे जो भी पार्ट है, जैसे 20वां पार्ट है वो सड़क सुरक्षा है, 18वां पार्ट है वो भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में बताया हुआ है। ऐसे करके टोटल ये पार्ट है। तो जो भौतिक विज्ञान के हैं वो कितने हैं? 9, 10 और 11, 3 पार्ट जो इसके हैं बहुत अहम पार्ट है। और रसायन विज्ञान के जो है वो 5, 6, 7 और 8 4 पार्ट है, और 4 ही जीव विज्ञान के हैं। तो जीव विज्ञान के मुख्यतः ये जो सारे पार्ट है ये 9 से थोड़ा थोड़ा लिंकअप है। तो अपन 9 किसी ने अच्छे से पढ़ी होगी, किसी ने नहीं पढ़ी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो आज मैं जो आपके स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है रसायन विज्ञान का टॉपिक रहेगा। और रसायन विज्ञान में पहला ही अध्याय 5वां है, अध्याय 5, जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। जीवन में रसायन। अब देखो, रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। तो देखो, अपन जब आज जिंदगी में बहुत सारे पदार्थों का उपयोग करते हैं, सारे पदार्थ रसायनों के बने होते हैं। जैसे अपन सुबह उठे, खाना खाते हैं तो उसमें भी बहुत सारे पदार्थ हैं, उसकी वजह से अपन को आधे स्वाद आते हैं वगैरह। और हाथ धोने के लिए साबुन है, डिटॉल है, ये सारे जो पदार्थ हैं वो रसायनों से मिलकर बने होते हैं। इसी प्रकार कुछ दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं। जैसे खाने का, अपन को कुछ खाने के पदार्थों का स्वाद खट्टा आता है, कुछ का कड़वा होता है, किसी का मीठा होता है। तो ये सब जो स्वाद वो होता है वो किसी न किसी केमिकल के कारण होता है, रसायन के कारण होता है। तो उसमें से कुछ रसायन जो मैं बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें है 3 रसायन जो अपन इस पार्ट में अध्ययन करेंगे मुख्यतः। वो है अम्ल, सार व लवण। अम्ल, सार व लवण। देखो, इनके बारे में आपने पहले पढ़ रखा थोड़ा बहुत। जैसे अम्ल क्या होता है, स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। अम्ल होता है वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। और ये लिटमस पत्र टेस्ट होता है, तो उसमें ये क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। इसको याद रखने का एक तरीका है, साल अनीला। अम्ल नीले को क्या कर देता है? लाल। ठीक है। उसी प्रकार कुछ उदाहरण जो आप अम्ल के जानते हो, कैसे? जैसे आपने फॉर्मिक अम्ल जो अपने लाल चींटी के डंक में होता है, लाल चींटी के डंक में होता है। इसको मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं।
मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जिसको एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक अम्ल जो कि अपने सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक अम्ल जो कि संतरे में पाया जाता है, इसके कारण आपको लिखता है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक, ऑक्सैलिक अम्ल जो कि टमाटर में पाया जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl भी बोलते हैं अपन, और ये अपने जठर रस आमाशय में पाया जाता है, जठर रस में। तो ये कुछ एसिड है जो अपन थोड़े से फैमिलियर हैं इन एसिड से, परंतु इसका जो ये जो अध्याय का इंट्रोडक्शन पोर्शन मान सकते हैं अपन, क्योंकि आज बोर्ड के जो एग्जाम में है अपन 10वीं के लेवल का पेपर इतना टफ नहीं आता, सिंपल सा पेपर आता है। परंतु ये क्या है, अपने जो बेसिक है जो अपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होता है कि भाई अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, लिटमस पत्थर होता है, टेस्ट देखें तो वो नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है, अनीला। याद रखने का तरीका ये कि भाई अम्ल होता है वो नीले को क्या कर देता है, लाल। ये कुछ एसिड है, और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में कभी कभी पूछा जा सकता है कि जैसे लाल सिट्टी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लाल सिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। या पूछ ले कि एसिटिक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है, तो सिरके में पाया जाता है, जो अचार वगैरह में डालते हैं अपन। और स्कार्बिक एसिड संतरे में होता है, या संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, स्कार्बिक एसिड पाया जाता है। इमली में पूछ ले तो टार्टरिक पाया जाता है, टमाटर में पूछ ले तो ऑक्सैलिक है, और जठरस में कौन सा एसिड होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो जठरस में पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से उठ के आने की संभावनाएं रहती है। जितना मैं आपको पढ़ाऊं आप एक नोटबुक लेके आराम से नोट करके पढ़ो, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, और ये जितना है वो सफिशिएंट है आपके लिए, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत आपको आवश्यकता नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं सार, बेसिक इंट्रोडक्शन सार का। सार स्वाद में कड़वे, स्वाद में होते हैं कड़वे, कड़वे होते हैं लिटमस पत्र टेस्ट, तो ये क्या कर देता है, लाल को नीला, क्योंकि अपन को पता है एसिड का इसका अपन क्या करता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कैसे, जैसे कोई अपन को एक सॉल्यूशन दे रखा है, उसको अपने बीकर में ले लिया। देखो केमिकल के जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, एक कांच की टाइप की, एक अपने गिलास टाइप की होती है, ऐसी इसकी एक आगे नॉक होती है, इसको अपन बीकर कहते हैं जनरली। ठीक है, तो इसमें बीकर में अपने केमिकल ले लिया, और इसके अंदर क्या नीले कलर का एक लिटमस पत्र डाला, दो तो और ला के देखकर लाल कलर का डाला तो वो कैसा हो गया, नीला हो गया आपने। तो ये लाल को क्या कहता है, नीला। तो इसको याद रखने के लिए सालानी, सार है वो लाल को कैसा कर देता है, नीला। ठीक है, और ये जो अपन को जैसे ही अपन को कोई सार मिल जाए, अपन स्पर्श करें तो ये साबुन के समान लगेंगे, अपन साबुन के जैसे लगते हैं स्पर्श करने पर। और इसके कुछ उदाहरण लिखे तो NaOH, KOH, जो कि इसका उपयोग मुख्यतः जो साबुन इनके निर्माण में उपयोग होते हैं, KOH और NaOH। और भी है CaOH का हॉल्ट वाइज, MgOH जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ठीक है, इनो के अंदर और सोडा जी के अंदर इसका है। तो ये सारा कुछ था जो अपना बेसिक था। अब देखो आगे बात करूं तो लवण क्या होता है कि अम्ल तथा सार जो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। चलो अपन आगे इसका आगे जाते हैं, थोड़ा सिलेबस को अकॉर्डिंग आगे लेते हैं। देखो तो अम्ल सार के बारे में चार वैज्ञानिक, अम्ल व चार सार के बारे में मुख्यतः चार वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। उसमें से पहला आरेनियस, दूसरे दो साइंटिस्ट थे
ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, तीसरा था लुइस और चौथा था लक्स फ्लड, लक्स फ्लड। ये तीन तो अपने सिलेबस में है, ये नहीं है। ये मुख्यतः 4 वैज्ञानिकों ने इनके बारे में सिद्धांत दिया था। तो अपन चलते हैं पहले साइंटिस्ट के बारे में, आर्रेनियस सिद्धांत। चलो, आर्रेनियस ने अम्ल और क्षार के बारे में क्या किया। देखो, वैसे देखा जाए तो पढ़ने के लिए अपन को तो सिर्फ याद करना है, उस तरीके से अपन पढ़े तो अपने लिए ठीक रहेगा। तो अपन मान के चलते हैं कि आर्रेनियस को सब कुछ पता था कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ऐसे। तो मैं करता हूँ कि आर्रेनियस ने क्या किया, 2 यौगिक लिए, यौगिक फर्स्ट और एक यौगिक लिया सेकेंड, यौगिक सेकेंड, एक मैं और भी ले सकता हूँ, यौगिक थर्ड। चलो, इसको इसने क्या किया, एक बीकर ले लिया, जो अभी मैंने बात की थी बीकर। इस बीकर के अंदर क्या ले लिया, एक पानी का कोई विलियन ले लिया या पानी ले लिया, ठीक है। इस दूसरा बीकर लिया इसने, यहाँ पे भी वही कहानी सेम, और यहाँ पे भी उसने बीकर लिया। अब इसने क्या किया, मतलब ये मैं लिख लेता हूँ कि जलीय विलयन है मेरा, कैसा है, जलीय विलयन, ये मेरा, ये भी क्या है, जलीय विलयन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, इसलिए शॉर्ट में इसको एक क्यों लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है किसी का, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन। इसने क्या किया, एक यौगिक को जब लिया और इसको पानी के अंदर डाला, तो ये पानी में वियोजित या विघटित या आयनित होकर क्या दिया इसने, H+, क्या दिया, H+ आयन दिया, H+ आयन, या इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन। यहाँ पे इसको जैसे इसके अंदर डाला तो इसने दिया वियोजित होकर या आयनित होकर या विघटित होकर OH- आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। तो उसने इसको क्या बोला, जो जैसे प्रोटॉन दिया उसको उसने अब बोला अम्ल, क्या बोला, अम्ल या एसिड बोलते हैं, एसिड। इसको जैसे उसने वियोजित किया, इसको बोला उसने क्षार, या इसको बोलते हैं बेस, बेस। इसको जैसे उसने वियोजित किया एक्वस सॉल्यूशन में, उसने न तो H+ दिया और न ही OH- आयन, OH-, ये दोनों उसने नहीं दिए, कुछ और ही आयन आ रहे थे, अन्य आयन आए, क्या है, अन्य आयन उपस्थित थे। तो इसको उसने क्या बोला था, लवण बोला था, ठीक है। उसने ये लवण बोला था नहीं बोला, पर अपन मान रहे कि उसने क्या कहा था, इसको लवण कहा था। फिर इसके बारे में आगे स्टडी अपन करेंगे, एक थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। देखो, अब परिभाषा, एग्जाम में तो परिभाषा आती है, इस बार आई है 2020 में, यहाँ से ये डेफिनेशन आई है एक, ठीक है। हाँ, बात करें तो ये कितने नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर का है। इसमें पेपर में ये बात खंड स का क्वेश्चन होता है, खंड 6 में क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन नंबर लगभग 24 होता है, और इसका पैटर्न रहता है 2+2, दो नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिक्सअप भी हो सकता है, 1+1+2 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन पेपर कैसे बना रहा है और क्वेश्चन कैसे बना रहा है, उसमें से डिपेंड वहाँ पे करता है। तो देखो, अपन परिभाषा लिखनी पड़ती है एग्जाम में, तो क्या करेंगे कि ये सब कर कौन रहा है, आर्रेनियस कर रहा है, तो क्या बोलेंगे कि आर्रेनियस के अनुसार यदि कोई यौगिक जलीय विलयन में वियोजित या विघटित या आयनित होकर H+ आयन देता है, वो अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल। कैसे कि आर्रेनियस के अनुसार यदि कोई यौगिक जलीय विलयन में वियोजित, विघटित या आयनित होकर H+ आयन देता है, उससे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं या एसिड कहते हैं। दूसरा कि आर्रेनियस के अनुसार कर कौन रहा है, आर्रेनियस के अनुसार यदि कोई यौगिक जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में वियोजित या विघटित होकर OH- या हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, ठीक है। और जो कुछ नहीं देता वो क्या कहलाता है, वो आगे बात करेंगे। चलो, तो अम्ल और क्षार के बारे में परिभाषा आपने होगी, या आप लिखना चाहो तो लिख देना कि आर्रेनियस के अनुसार यदि कोई यौगिक जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित होकर H+ आयन देता है, तो प्रोटॉन देता है, तो वो अम्ल कहलाता है। और क्षार की परिभाषा क्या लिखेंगे
कि आर्हेनियस के अनुसार यदि कोई यौगिक जलीय विलयन में वियोजित होकर OS माइनस या हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। तो देखो यहाँ पे देखो वियोजन, एक वियोजित वर्ड आ रहा है। वियोजित क्या होता है, जैसे कोई भी पदार्थ का टूटना, क्या टूटना, किसी पदार्थ का टूटना, टूटना क्या कहलाता है, वियोजन। जैसे ये जो अपन बात कर रहे हैं ये सारे कार्बनिक, जैसे रसायन के बारे में बात करें तो रसायन भी 3 प्रकार की होती है, एक होती है भौतिक रसायन, एक होती है अकार्बनिक रसायन, एक होती है कार्बनिक रसायन। तो इसमें जितना भी अपन अध्ययन करेंगे वो लगभग अकार्बनिक रसायन का पार्ट है। तो अकार्बनिक रसायन में जो भी पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक रसायन में जितने भी, जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, एक केमिकल है मेरा कोई MXNY, ये कोई केमिकल है मेरे पास। इसको जैसे ही मैंने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो ये क्या होता है, एक अकार्बनिक पदार्थों की एक विशेषता होती है कि जब भी अकार्बनिक पदार्थ होता है उसके आगे होता है, आगे हमेशा धनायन होता है। क्या होता है, धनायन, और पीछे हमेशा क्या होगा, ऋणायन। देखो पढ़ने के साथ साथ नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप चल के आप ही में से कुछ लोग IAS के लिए प्रिपरेशन करेंगे, कुछ डॉक्टर्स के लिए करेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, तो उसका बेस एक ही होता है, नॉलेज। वहाँ पे परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं, तो नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज यहाँ से देखो, कोई भी अकार्बनिक रसायन है वो क्या होता है, वो हमेशा धनायन और ऋणायन से बना होता है। कोई भी पदार्थ होता है वो धनायन और ऋणायन से बना होता है। जो आपने 9th में पढ़े मूलक, वो मूलक यही चीज है, ऋणायन मूलक, धनायन मूलक, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक। वो तो क्या होता है, धनायन। धनायन क्या होता है, क्योंकि अपन को पता आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनायन, धनायन मतलब उसके ऊपर कोई भी ऐसा कार्बनिक तत्व या यौगिक या कुछ भी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको धनायन बोलते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको ऋणायन बोलते हैं। तो आगे होता है धनायन। अब जब मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये आपस में टूट जाएंगे, M और N बन गया। अब ये जो X है ये जाएगा इस साइड और माइनस सिंबल के साथ, X माइनस हो गया, और ये जो Y है वो आएगा इस साइड और माइनस सिंबल के साथ, प्लस सिंबल के साथ, क्योंकि आगे वाला पॉजिटिव होता है। अब M है कितने, X, तो X से गुणा कर दो, और N कितने हैं, Y, तो Y से गुणा कर दो। ये होता है किसी भी पदार्थ का वियोजन। कोई भी पदार्थ जब टूटेगा तो इसका वियोजन ऐसे होगा। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं अपने, आपने सुना होगा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको जैसे अपन वियोजित करेंगे एक्वस या किसी सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि ये जो है मैं लिख देता हूँ 2 इसमें Al और SO4। अब देखो ये इधर जाएगा, अपन को पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो एल्युमिनियम है कितना, 2 गुना, तो 2 से गुना कर दो। ये कितना है, 3, तो 3। ये अपना होता है वियोजन। ये क्या होता है, वियोजन, किसी भी पदार्थ का वियोजन। तो वियोजन या विघटित या आयनिक, तो ये देखो आयनिक हो गए कि नहीं हुए, ये चीज। चलो देखो, तो अब कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखने से पहले अपन ये भी चीज यहाँ से समझ सकते हैं कि देखो अम्ल और क्षार वियोजन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने, अम्ल भी 2 प्रकार के होंगे और क्षार भी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कैसे, एक तो होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और क्षार में भी वही, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। देखो प्रबल और दुर्बल कैसे कहेंगे अपन, कि इसमें जब मैंने कोई पदार्थ डाला, कोई अम्ल डाला, पदार्थ मतलब अम्ल, इसमें जैसे ही मैंने अम्ल डाला और अम्ल जितना मैंने डाला वो सारा H+ में टूट गया, H+ और उसके नेगेटिव जो भी आयन था उसमें पूर्ण रूप से आयनित हो गया, विघटित हो गया, वियोजित हो गया, तो उसको तो अपन बोलेंगे प्रबल अम्ल है। वो कैसा अम्ल है, प्रबल अम्ल। मतलब क्या, किसी भी अम्ल को कोई भी अम्ल जलीय विलयन में यदि पूर्ण रूप से विघटित, वियोजित या आयनित हो जाए तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और यदि वो पूर्ण रूप से वियोजित या विघटित या आयनित नहीं हो, या पूर्ण रूप से H+ आयन वो नहीं दे, तो वो कैसा कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल। क्षार में भी वो, कि जैसे मैंने किसी जलीय विलयन में कोई क्षार डाला और क्षार ने पूर्ण रूप से OS- आयन दे दिया, या पूर्ण रूप से वियोजित हो गया या विघटित हो गया
या आयनित हो गया, मतलब H OS माइनस आयन का देना मतलब वियोजित या विघटित या आयनित होना, तो वो पूर्ण रूप से OS आयनों में टूट गया तो वो क्या है, परबल, सॉरी क्या लिख दिया, सार, ये भी क्या है, परबल सार। तो वो क्या कहलाएगा, परबल सार। कि ऐसा सार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित या विघटित हो जाए उसे परबल सार कहते हैं। अब देखो दुर्बल किसे कहेंगे, जो पूर्ण रूप से नहीं हो उसे क्या कहेंगे, दुर्बल। मतलब ऐसे सार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित या विघटित नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल सार कहते हैं। चलो बात करते हैं इनके कुछ उदाहरणों की, अम्ल सार के। और दूसरी बात, एक और बात यहाँ से ओपन कर सकते हैं, वो ये बात है कि अम्ल और सार होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलते हैं, या जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। घुलने का मतलब विलय होना। अम्ल व सार क्या होते हैं, अम्ल व सार जल में विलय होते हैं। विलय का मतलब घुलना, घुलते हैं, क्या करते हैं वो, घुलते हैं। तो देखो इसके आधार पर देखें तो दो प्रकार के अम्ल और सारों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है तनु अम्ल व सार, तनु अम्ल या सार, और एक होता है सांद्र। सांद्र तनु क्या होता है, जिसमें जल अधिक हो और अम्ल और सार की मात्रा कम हो, उसे बोलेंगे तनु। यदि अम्ल की मात्रा जलीय विलयन में, यदि कोई सॉल्यूशन है, अपने कोई पदार्थ ले रखा है यहाँ पे बीकर में, अम्ल ले रखा है और इस अम्ल में पानी ज्यादा और अम्ल कम है तो इसे तनु अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, तनु अम्ल। और यदि इसमें सार ले रखा है और इसमें पानी ज्यादा और सार कम है तो इसको तनु सार कहेंगे। और यदि मैंने कोई एक बीकर और लिया और इसमें क्या दिया, पानी तो बहुत कम है और अम्ल और सार की मात्रा ज्यादा है तो इसे अपन कहेंगे सांद्र। क्या कहेंगे इसे, सांद्र। मतलब कैसे, यदि कोई एक आपको सॉल्यूशन अम्ल का दे रखा है और उसमें देखा कि पानी की मात्रा अम्ल की तुलना में बहुत कम है तो वो कैसा अम्ल है, सांद्र अम्ल कहलाएगा। और यदि कोई अपने सार ले रखा है, यहाँ पे क्या ले रखा है, सार ले रखा है, और इस सार में मैंने देखा कि पानी की मात्रा बहुत कम है और सार की मात्रा बहुत अधिक है, तो वो मेरा कैसा होगा, वो मेरा सार होगा सांद्र सार होगा, क्योंकि पानी की मात्रा उसमें बहुत कम है। तो अम्ल और सार जल में विलय होते हैं और इसके आधार पर अपन दो प्रकार से मान सकते कहते हैं इसको, एक तनु कहते हैं, एक सांद्र। तनु में पानी मात्रा अधिक होती है, सांद्र में पानी की मात्रा कम होती है। अब चलो उदाहरण देखते हैं अम्ल और सार के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। चलो तो देखो अम्ल के कुछ उदाहरण। अम्ल मैंने क्या बोला था, जो H+ थे, जैसे मैं पहले उदाहरण ले रहा हूँ H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको अम्लों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। ठीक है, इसको जैसे ही मैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा या घोलूंगा, तो एक्वस मतलब जलीय विलयन में घोलूंगा, तो देखो ये अपन को पता है SO4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या एक है, तो ये इधर आया तो क्या बन गया, देखो H+, क्योंकि आगे वाला पॉजिटिव होता है, ये इधर जाएगा, देखो ये क्या है 2, इस साइड जाएगा, SO4 है, SO4 के ऊपर क्या हो जाएगा 2-। अब देखो H+ कितना है, H कितने हैं, 2 है, 2 से गुणा कर दो, SO4 कितना, 1, 1 से गुणा करो, कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये अपन को H+ दे रहा है तो ये क्या है, अम्ल है। समझ आई बात। जैसे मैं एक HNO3, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। इनके क्या उपयोग है वो भी अपन आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, देखो इसको भी मैंने क्या किया, जलीय विलयन के अंदर डिसॉल्व किया, मतलब जल के अंदर घोला, तो क्या हुआ, देखो ये NO3। अब देखो यहाँ पे कितना, 1, और यहाँ पे भी कितना, 1, तो मैं लिखूंगा H और NO3। तो देखो अब यहाँ पे क्या, इधर आया तो ये क्या हो गया प्लस, और ये इधर गया तो क्या हो गया माइनस। अब है कितने, 1-1, तो कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट इसका ही HCl ले सकते हैं, HCl, और HCl को जैसे ही मैंने जल के अंदर खोला, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक आप आगे पढ़ेंगे 7वें पार्ट के अंदर मैं पढ़ूंगा कि X बराबर होता है फिर कल बार आई अंटी,
कल बार आई और अंटी अंटी ये रेडियो एक्टिव होता है इसलिए अपन अध्ययन नहीं करेंगे एक्सरसाइज 9। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये हाइड्रोजन के साथ एक्स, एस का मतलब ये चीज हो सकती है जब होते हैं और ये इसकी अवस्था लिक्विड होती है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोहेलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? हाइड्रोहेलिक अम्ल मतलब कैसे? जैसे HCl दे रखा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्योंकि इसको क्लोरीन बोलते हैं, और SF देगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल क्योंकि इसको फ्लोरीन बोलते हैं, और HBr देगा हाइड्रोब्रोमिक एसिड क्योंकि इसको Br बोलते हैं, और HI दे रखा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोआयोडिक अम्ल। कब? जब ये सारे क्या हो? लिक्विड स्टेट में हो। और यदि ये SX और ये गैसीय अवस्था में दे रखा है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। मतलब जैसे SF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, SI हाइड्रोजन आयोडाइड। दैट्स ऑल। तो ये जो मेरा होगा लिक्विड में हो तो इसको मैं जैसे तोड़ूंगा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, एक है यहाँ पे भी एक है H प्लस के रूप में और HCl माइनस के रूप हो गया। नेक्स्ट चलो कुछ और उदाहरण भी देख लेते साथ साथ में। देखो नॉलेज मस्ट बी फर्स्ट, हमेशा नॉलेज को फर्स्ट रखो, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, आपको बाकी वाले लड़कों से अलग कर देगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं लेता हूं HNO2 नाइट्रस अम्ल। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल बोला था, ये नाइट्रस अम्ल है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है, बड़े लेवल पे जाओगे तो पता चल जाएगा, जब 11वीं में और होगे तब आपको ये चीज पता चलेगी। नाइट्रिक किसको बोलेंगे, नाइट्रस किसको बोलेंगे, सल्फ्यूरिक किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरस किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस की जाती है। अच्छी स्कूल में जाओगे तो वहां पे हो जाएगा ये सब कुछ अच्छे टीचरों से। हाँ देखो इसको मैं तोड़ूंगा तो ये कुछ नहीं दिया ऐसा है। अब देखो ये मैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक होगा, यहाँ पे भी एक है तो ये इधर गया तो H प्लस और HNO2 के ऊपर माइनस। देखो ये H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है। बात समझ आ गई आपको ये चीज। अब मैं उदाहरण लेने को बहुत सारे ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है, परंतु एक अपने एक उदाहरण ले लेते। ये सब अभी तक जो मैं उदाहरण ले रहा था ये सारे कैसे थे? पर्पल अम्ल थे। कैसे अम्ल थे? पर्पल अम्ल। अब जो मैं उदाहरण ले रहा हूँ वो दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होगा। इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। जो सिरके में पाया जाता है, मतलब था क्या, वो ही। तो इसको जैसे ही मैं वाटर के अंदर डिजोल्व करूंगा तो बेटा जी क्या देगा? तो देखो क्या होगा, ये चीज अलग है, ऑर्गेनिक एसिड है, इसको ऐसे लिखेंगे और H प्लस को ऐसे लिखे। ये यहाँ से क्या देगा? H प्लस, और H प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? एसिड है, परंतु ये कैसा है? दुर्बल। ऑर्गेनिक जितने भी एसिड है लगभग सारे इनऑर्गेनिक के कंपेयर में कम एसिडिक होते हैं। चलो तो ये काफी, चलो थोड़े उदाहरण सार के लेते हैं। सार देखो सार क्या होते हैं, चलो सार के बारे में बात करते हैं। तो सार के बारे में अपने डेफिनेशन देख ली थी, उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण देखो, मैं पहला ही उदाहरण ले रहा हूँ, CSOS का होल्ट वाइज, सीजियम हाइड्रोक्साइड। सीजियम हाइड्रोक्साइड, चलो इसको बोलेंगे, दिख रहा है क्या आपको? सॉरी कैसे लिखे आप, कैसे बोलोगे आप? तो सीजियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको मैं ऐसे डिसॉल्व करूंगा वाटर के अंदर तो ये क्या होगा? सीजियम प्लस OS माइनस, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं, OS तो अपन को चाहिए था ना। तो ये सीजियम जो हाइड्रोक्साइड, ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो होते हैं पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं? OS माइनस आयन देते हैं और सारे क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं, या सार की बात ही व्यवहार करते हैं।
जैसे सीजियम हाइड्रोक्साइड OS माइनस दे देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOS, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, और ये क्या देता है Na प्लस और OS माइनस। चलो नेक्स्ट ले लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वा सॉल्यूशन देगा, तो क्या होगा K प्लस और OS, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा तो मैं बोल रहा हूँ वही आप लिख देना सीधा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं दिख रहा है NaOS। देखो आप कभी भी एलिमेंट लिखते हैं तो पहला एलिमेंट का हमेशा लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, सेकंड हमेशा स्मॉल होगा, इसका लिखने का पूर्ण ध्यान रखें। और ये जो है ये क्या O और S ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और ऊपर क्या है माइनस सिंबल है, ध्यान रखना इस चीज का विशेष तौर पे। और जैसे CaOS का होल ट्वाइस, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOS का होल ट्वाइस, तो ये देगा Ca, देखो अब ये 2 है, यहाँ पे आएगा तो 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे जाएगा इधर कुछ नहीं है 1 है तो ये जाएगा OS माइनस, और ये है कितने 2। दैट्स ऑल, थैंक यू। चलो आगे नेक्स्ट कल करेंगे, बाकी तब पढ़ लेना खूब है। चलो बाय बाय।